टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले बात तमाम मुद्दों की जो आज दिन भर प्रमुखता से चली, जिनमें सबसे पहले पाकिस्तान की बात होगी, जहां पर एक के बाद एक पाकिस्तान को झटके लग रहे हैं और इससे आतंकवाद की भी कमर टूटती नजर आ रही है। दरअसल भारत सरकार ने चीन के बाद पाकिस्तान की स्टडी को अमान्य घोषित कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में पड़े भारतीय नागरिक अनपढ़ के बराबर ही कहे जाएंगे। दूसरी खबर कमलनाथ के बयान को लेकर है, जिसके कारण प्रदेश की सियासत में खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही है। दरअसल नाथ ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बीजेपी के बयानों को बकवास बताया था। बीजेपी ने इस पर अब आपत्ति जताई है। तीसरी खबर राज्यसभा सीट को लेकर मची खींचतान को लेकर है, क्योंकि जून में मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं और इन सीटों पर दावेदारी के लिए कई लोग कतार में लगे हुए हैं। चौथे और अंत में हम बात करेंगे सैन्य खर्चों को लेकर, जिसमें भारत लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। देश ने इस साल ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से भी ज्यादा सैन्य खर्च किया है। भारत से आगे अब सिर्फ 2 देश हैं, अमेरिका और चीन। कहे जाने वाले पाकिस्तान को भारत ने एक और तगड़ा झटका दे दिया है। ये झटका उन छात्रों को भी जो पाकिस्तान जाकर उच्च शिक्षा की डिग्री लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ने पाकिस्तान की डिग्री को भारत में अमान्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान में पढ़ाई करने वालों को भारत में नौकरी नहीं मिलेगी। भारत में अब पाकिस्तानी नॉट इन। अब वो चाहे पाकिस्तानी घुसपैठिए हो या डिग्री धारक, सभी को सरकार की तरफ से नहीं का मतलब नहीं ही है। भारत काफी पहले से ही तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान की बैंड बजाते आया है, लेकिन अब पाकिस्तान से दूरी को और अधिक बढ़ाते हुए भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने भारत से आतंक की फैक्ट्री यानी पाकिस्तान में जाकर पढ़ाई करने वालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद से ही त्राहिमाम मचा हुआ है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ यूजीसी ने एक संयुक्त अधिसूचना में भारतीय छात्रों से पाकिस्तान में उच्च अध्ययन नहीं करने का आग्रह किया है। इस नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि भारत का कोई भी नागरिक या विदेशी नागरिक जो उच्च अध्ययन के लिए पाकिस्तान में प्रवेश लेना चाहता है, वह भारत में रोजगार या उच्च अध्ययन के लिए पात्र नहीं होगा। पाकिस्तानी डिग्रियों की मान्यता रद्द। पाकिस्तान से ली गई डिग्रियां भारत में नहीं होंगी मान्य। AICTE और यूजीसी की तरफ से जारी की गई है एडवाइजरी। पाकिस्तान की कोई भी डिग्री से भारत में नहीं मिलेगी नौकरी। हायर एजुकेशन के लिए भी मान्य नहीं होगी पाक की डिग्री। भारतीय नागरिकों व विदेश में रहने वाले भारतीयों पर नियम लागू। भारत ने यह कदम बहुत ही सोच समझकर उठाया है, क्योंकि पाकिस्तान से दीक्षा लेने का अर्थ है कहीं न कहीं आतंकी फैक्ट्री से असलहा बनाना सीखना। अब भारत ने पाकिस्तानी डिग्री को नल एंड वॉइड करार दिया है, जो पाकिस्तान की आतंक परस्त सोच पर एक और अटैक है, क्योंकि आज भी कई ऐसे भारतीय और प्रमुखता कश्मीरी हैं जो भारत में उच्च शिक्षा का ज्ञान अर्जन करने के लिए जाते हैं। पाकिस्तान ने इसका भी इस्तेमाल अपना एजेंडा चलाने में किया है। 2020 में पाकिस्तान ने अपने यहाँ के कॉलेजों में कश्मीरी छात्रों के लिए 1600 स्कॉलरशिप ऑफर की थी। तब सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान में भारतीय छात्रों को आसानी से कट्टरपंथी बनाए जाने की आशंका जताई थी। पीओके के कॉलेजों में कश्मीरी छात्रों के लिए 6% आरक्षण के साथ ही पाकिस्तानी कॉलेजों में भी कुछ सीटें आरक्षित हैं। पाकिस्तान में पढ़ाई और आतंक का कनेक्शन। दिसंबर 2021 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था बड़ा खुलासा। एडमिशन के नाम पर अलगाववादियों के रैकेट का किया था भांडाफोड़। अलगाववादी कश्मीरियों को बेच रहे थे पाकिस्तान की MBBS की सीटें। सीटों के इस खेल में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक नेता समेत 8 लोग शामिल। अगस्त 2021 में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने की थी बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान में मेडिकल सीट बेचने के मामले में किया था 4 लोगों को अरेस्ट। 2018 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने टेरर फंडिंग केस में दी थी जानकारी। चार्जशीट में बताया था कि कैसे कश्मीर में अलगाववादी नेता बेच रहे सीट। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश की जानकारी देते हुए AICTE के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे ने बताया कि भारत के छात्रों को यह सलाह देने की जरूरत है कि उन्हें शिक्षा के लिए किन संस्थानों और देशों की यात्रा करनी चाहिए, ताकि वे भारतीय नियमों के साथ समानता के बिना डिग्री के साथ न उतरें।
यह परामर्श विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा उच्च शिक्षा नियामकों द्वारा चीन में उच्च अध्ययन करने की योजना बना रहे भारतीय छात्रों को चेतावनी देने के 1 महीने के बाद आया है। उच्च शिक्षा नियामकों की चेतावनी परामर्श में कहा गया है कि वहां डिग्री पाठ्यक्रम भी पूर्वानुमोदन के बिना संचालित किए जाते हैं। साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश भी इसकी अनुमति नहीं देते। हालांकि संगठनों ने उन प्रवासियों और उनके बच्चों को छूट प्रदान की है जिनके पास पाकिस्तान में उच्च शिक्षा की डिग्री है और जिन्हें भारत द्वारा नागरिकता दी जा चुकी है। ऐसे आकांक्षी गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के बाद भारत में रोजगार पाने के लिए पात्र हैं। कश्मीरी छात्र होंगे प्रभावित। पाकिस्तान में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की संख्या स्पष्ट नहीं। 1000 कश्मीरी छात्रों के पाकिस्तान में पढ़ाई करने का अनुमान। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 200 छात्र कर रहे पढ़ाई। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के अनुसार पाकिस्तान में 1000 छात्र हैं। ज्यादातर छात्र कर रहे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। दरअसल 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से मेडिकल कोर्स नहीं करने को लेकर सावधान किया था। MCI ने अपनी एडवाइजरी में कहा था कि वैसे तो जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा है, लेकिन POK में स्थित संस्थानों को इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में वहां से हासिल डिग्रियां भारत में मान्य नहीं है। हालांकि UGC और AICTE द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर भारत को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि हमने सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। पाकिस्तान के पास भारत के इस खुले तौर पर भेदभावपूर्ण और अकथनीय कार्रवाई के जवाब में उचित उपाय करने का अधिकार सुरक्षित है। पहले भी किया जा चुका था अलर्ट। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2020 में किया था अलर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को किया था अलर्ट। MCI ने POK में मेडिकल कोर्स नहीं करने की दी थी सलाह। POK में स्थित संस्थानों को नहीं दी गई भारत में मान्यता। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत नहीं मिली मान्यता। बता दें कि चीन के कोरोना प्रतिबंधों की वजह से हजारों की संख्या में भारतीय छात्र चीन वापसी नहीं कर पा रहे हैं और उनकी पढ़ाई अधर में लटकी हुई है। साथ ही हाल ही में रूस के साथ युद्ध की वजह से भी हजारों की संख्या में देश लौटने वाले भारतीय छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने बीते माह छात्रों को चीन में उच्च शिक्षा हासिल करने का निर्णय लेने से पहले उचित परिश्रम करने की सलाह दी थी। इसके अलावा एक परोक्ष चेतावनी में उच्च शिक्षा नियामक ने छात्रों को सूचित किया था कि वह पूर्वानुमोदन के बिना केवल ऑनलाइन मोड में किए गए डिग्री पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं देता है। हालांकि पाकिस्तान से संबंधित यह नवीनतम सलाह 1 महीने से भी कम समय के बाद आई है, जब नियामक अधिकारियों ने भारतीय छात्रों को चीन में पढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी थी। सरकार ने चीन में पढ़ाई से क्यों रोका? मार्च में UGC ने चीन में पढ़ाई करने से बचने की दी थी सलाह। UGC ने चीन की ऑनलाइन डिग्रियों की मान्यता की थी रद्द। चीन ने नवंबर 2020 के बाद कर दिए थे सभी वीजा निलंबित। इससे चीन में पढ़ रहे करीब 20,000 छात्र चीन नहीं जा पाए। चीनी कॉलेजों ने छात्रों को दिया ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प। मान्यता रद्द होने से अधर में अटका छात्रों का भविष्य। ये तो थी पाकिस्तान और चीन की बात। अब बात उन छात्रों की जो हर साल पढ़ाई के लिए विदेशों का रुख करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022 में 20 मार्च तक 1,33,000 भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश गए। 2021 में 4,44,000 और 2020 में 2,59,000 भारतीय छात्र विदेश गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा छात्र संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और अमेरिका का रुख करते हैं। इतना ही नहीं, हजारों की संख्या में भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया, रूस और ब्रिटेन भी पढ़ाई करने जाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार और उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना के चलते चीन और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अटके छात्रों के भविष्य को देखते हुए यह फैसला लिया है। किस देश में जाते हैं कितने छात्र? UAE में 2,19,000, अमेरिका में
11,000, कनाडा में 2,15,000, ऑस्ट्रेलिया में 92,000, ब्रिटेन में 55,000, चीन में 23,000, जर्मनी में 20,000, यूक्रेन में 18,000, रूस में 16,050, फिलीपींस में 15,000, फ्रांस में 10,000। इससे ये प्रदर्शित होता है कि भारत विरोधी एक चाल चलने पर भारत दूरी बनाने के लिए 1000 कदम आगे बढ़ने की हैसियत रखता है। फिर चाहे पूर्व में अनेकों चीनी मोबाइल ऐप बैन करने की बात हो या अपनी सीमाओं से घुसपैठियों को खदेड़ने की या आतंकियों की लंका लगाने की, भारत इस मामले में न पीछे था, न पीछे है और न ही पीछे रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। अड़तीस साल का लंबा संसदीय अनुभव रखने वाले कमलनाथ ने विधानसभा में होने वाली चर्चा को बकवास बता दिया तो प्रदेश की सियासत अब इस बात को लेकर गरमाई हुई है। बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे संसदीय परंपरा और मर्यादा का उल्लंघन बताया। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई की मांग की तो गृहमंत्री ने कहा कि 24 महीने में 24 घंटे भी सदन में नहीं बैठे कमलनाथ अब संसदीय कार्यवाही को बकवास कहकर लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे कमलनाथ लगातार व्यस्त रहते हैं। अपनी व्यस्तता के कारण कमलनाथ मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में पर्याप्त समय नहीं दे पाए हैं। कमलनाथ इस सच्चाई से वाकिफ हैं। अभी तक यह तय नहीं हुआ कि कमलनाथ दोनों पद पर कब तक बने रहेंगे, इसलिए दोनों दायित्व के कारण उनके पास समय की कमी है। यही कारण है कि जब एक साक्षात्कार में उनसे विधानसभा में कम उपस्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कम उपस्थिति को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी जोर दिया कि क्या मैं भारतीय जनता पार्टी की बकवास सुनने सदन में जाऊं? पर ये बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहाँ क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा? कमलनाथ के इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आपत्ति है। गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कहने वाले कमलनाथ 4 घंटे विधानसभा में नहीं बैठे, अब कार्यवाही को बकवास बता रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि यह लोकतंत्र का अपमान है और लोकतंत्र का अपमान करना कमलनाथ को अच्छा लगता है। संसदीय कार्य मंत्री ने कमलनाथ पर विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की मांग करने की बात भी कही है। नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे, जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें तो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्रवाई को कहते हैं तो ये लोकतंत्र का अपमान है। हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई करें। कमलनाथ द्वारा सदन की कार्यवाही को बकवास कहे जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी खफा हैं। शर्मा का कहना है कि कमलनाथ ने चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान किया है। शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखकर कमलनाथ पर कार्यवाही की मांग भी की है। आपने संपूर्ण प्रक्रिया को बकवास कहना, आपने संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आपने मध्य प्रदेश विधानसभा की उस कार्रवाई पर बकवास कह करके वहां अपमान किया है और एक ऐसे लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो चुन करके जाते हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं, उन पर भी आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया है कि वो बकवास करते हैं, ये घोर अपमान है। कदाचारण और उसके बारे में जो नियम विधानसभा के हैं 265, 264 उसके अंतर्गत मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कांग्रेस ने कमलनाथ के कथन को सामान्य कहा है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि यह भाजपा द्वारा मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। चौधरी ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा न करके सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। वो जिस बात के लिए कि देश के लोकतंत्र की अवधारणा ये थी कि मूल मुद्दों पे राजनीति हो, देश के अंदर आर्थिक उन्नति, तरक्की के साथ मूल मुद्दों के ऊपर राजनीति हो, पर जब सदन के अंदर कहीं ना कहीं सरकार उस सदन को नहीं चलने दे जिसमें लोकतंत्र के मूल मुद्दों पे बात होती है, तो कमलनाथ जी ने जो कहा है बिल्कुल स्पष्ट कहा है। वर्ष 2023 के चुनाव सामने हैं। भाजपा किसी भी मुद्दे पर कोई ढील नहीं देना चाहती, इसलिए भाजपा ने कमलनाथ को घेरना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ कमलनाथ ने बताकर आगामी रणनीति का संकेत दिया है।
कांग्रेस भाजपा द्वारा किए गए झूठे वादों को चुनावी मुद्दा बना सकती है। कमलनाथ शुरू से ही कहते आए हैं कि भाजपा मुद्दों से भटकाने की राजनीति करती है। मध्य प्रदेश के कोटे के राज्यसभा की 3 सीटें भले ही जून में खाली हो रही हों, दावेदारों ने अभी से अपना अपना गणित बिठाना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेजने की वकालत करके बाकी नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी थी। हालांकि प्रशांत किशोर ने पार्टी में शामिल होने और कोई भी पद देने से खुद ही इनकार कर दिया। उधर बीजेपी में भी दावेदार कम नहीं है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के नेता प्रदेश के ही नेताओं को राज्यसभा में भेजने की जुगत में है, लेकिन दिल्ली के नेताओं की भी नजर एमपी पर है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें इसी साल जून में रिक्त होने जा रही हैं, जिनके लिए भाजपा और कांग्रेस में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। रिक्त हो रही सीटों में से 2 भाजपा और 1 कांग्रेस के कब्जे वाली है और कमोबेश यही स्थिति चुनाव में भी बनेगी। संख्या बल को देखते हुए 2 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जाना तय है। बीजेपी के अंदर इन 2 सीटों को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के नेताओं की नजर गड़ी हुई है। ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी की इन सीटों के खाली होने के बाद पार्टी किसी नए चेहरे को मौका देकर राज्यसभा में भेजेगी। इसके लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि भाजपा राज्यसभा की खाली होने वाली 2 सीट पर एक एससी वर्ग और दूसरे ओबीसी चेहरे को मौका देने की तैयारी में है। बीजेपी के अंदर मध्य प्रदेश के नेता भी इन 2 सीटों के लिए अभी से जमावट में जुट गए हैं। हालांकि जो नाम सामने आए हैं उसमें बीजेपी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वर्ग के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का नाम भी शामिल है। इसके अलावा दूसरा नाम बीजेपी प्रदेश महामंत्री और ओबीसी वर्ग से आने वाली कविता पाटीदार का है। कविता पाटीदार मालवा अंचल से आती है, इसलिए पार्टी ओबीसी के साथ मालवा क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए कविता के नाम के सहारे आगे बढ़ सकती है। हालांकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि राज्यसभा की 2 सीटों पर कौन सा चेहरा मध्य प्रदेश से संसद जाएगा। लक्ष्मण सिंह जी का पीके को राज्यसभा भेजने का बयान ये दर्शाता है कि कांग्रेस की आंतरिक योग्यता समाप्त हो गई है। कांग्रेस के नेताओं को ही कांग्रेस के नेतृत्व पर विश्वास नहीं रहा है और लक्ष्मण सिंह जी ने खुले तौर पे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को नकार के अब किसी नए नेतृत्व को लाने के लिए मांग की। कांग्रेस के कोटे से भी राज्यसभा की 1 सीट खाली हो रही है। कांग्रेस के अंदर 1 अनार और 100 बीमार जैसे हालात हैं। विवेक तनखा दोबारा राज्यसभा सांसद बनने के लिए जोर लगा रहे हैं। वो दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से भी मिल चुके हैं। हालांकि उन पर G23 गुट का टैग लग चुका है, लेकिन कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस पार्टी के लिए कानूनी मामलों में मददगार साबित होने वाले तनखा का दोबारा दाव लग पाता है यह कहना आसान नहीं है, क्योंकि प्रदेश के 2 बड़े नेताओं अजय सिंह और अरुण यादव की नजर भी राज्यसभा की इस खाली सीट पर है। राज्यसभा सांसद बनने के लिए इन दोनों नेताओं ने भी बीते दिनों दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। इन तीनों नेताओं की पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उस समय धड़कनें बढ़ा दी जब कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने मध्य प्रदेश के कोटे से राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को राज्यसभा भेजने की वकालत की। कांग्रेस पार्टी में इस तरह के फैसले हमारी पार्टी का हाईकमान करता है और हाईकमान जिसका फैसला जो भी फैसला करेगा वो सब लोग सिरोधार्य करते हैं। ये अपनी लक्ष्मण सिंह जी की अपनी राय हो सकती है। तो जाहिर है मामला दिलचस्प हो चला है। वैसे भी बीजेपी एमपी से दूसरे प्रदेश की तमाम बड़े नेताओं को राज्यसभा भेजती रही है। इस बार भी माना जा रहा है कि 1 सीट एमपी के बाहर के किसी नेता के हिस्से में जा सकती है। ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी किसे साधती है और कांग्रेस में किसकी किस्मत खुलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। दुनिया में युद्ध के मुहाने पर खड़ी है महाशक्तियों की युद्ध की भूख लगातार बढ़ती जा रही है। भुखमरी और बेकारी से जूझती दुनिया में हथियारों की होड़ सी मच गई है। पहली बार दुनिया का सैन्य खर्च साल 2021 में 2.10 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका है। अमेरिका, चीन और भारत सैन्य खर्चों में सबसे आगे निकल गया है। अमेरिका और चीन को दुनिया में अपना वर्चस्व जमाना है। भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से अपनी रक्षा करनी है, इसलिए हथियारों की जरूरत सभी को है, चाहे छोटा हो या बड़ा। हर देश हथियारों पर बेपनाह खर्च कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हथियारों की
होड़ बढ़ चुकी है 30% बढ़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।